हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें हम राज्य से संबंधित, जो राज्य है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हमारा है उसको क्रैक करने के लिए हमें राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं राज्य पढ़ूंगा, इसका नाम है कर्नाटक, ठीक है। और इसकी स्थापना होगी 1 नवंबर 1956 को। अगर जिस बंदे ने इस वीडियो को पूरा देखा तो फिर समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। मतलब मेरा ये कहने का नहीं है कि एक वीडियो में सब कुछ होगा है, लेकिन एक वीडियो से संबंधित फैक्ट जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही रिलेटेड। इस वीडियो को आपने अगर पूरा देखा तो आपको कर्नाटक जो राज्य है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसकी सीटें, राज्य, पर्यटन स्थल, लोक नृत्य और उत्सव से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो आपको बेसिक से पढ़ना होगा और कम समय है, इसीलिए आपको ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मैं कम समय के लिए ज़्यादा जानकारी लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखकर पढ़ें, ठीक है। अगर आपको याद हो, एक सन आती है सन 1973। कौन से इधर लिख देता हूँ, 1973। 1973 ईस्वी से पहले इसका जो नाम था वो क्या था, मैसूर। काय का कर्नाटक का नाम जो था मैसूर था। 1973 से पहले की बात कर रहे हैं मैं। 1973 से पहले इसका नाम मैसूर था, लेकिन 1973 के बाद 1 नवंबर 1956 को इसके बाद जो इसका नाम हो गया वो क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। इसका नाम क्या हो गया, 1 नवंबर इसका नाम कर्नाटक हो गया। अब ध्यान देना, इसका नाम कर्नाटक हो गया तो फिर मैसूर जो यहाँ का राजा था टीपू सुल्तान। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मैसूर का राजा या मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है तो आप आंसर क्या करोगे, टीपू सुल्तान को। हालांकि कर्नाटक में एक जगह भी है मैसूर। तो अगर आ गया कि मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, टीपू सुल्तान। अगर आपने देखा होगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर आपने सुना होगा, युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो 4 मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। पहला हुआ 1767, दूसरा 8084, तीसरा हुआ 90 में और चौथा हुआ 99 में 1900। लेकिन जो चौथा ये तो लड़ता रहा, 15 साल की उम्र में इसने जो था टीपू सुल्तान ने लड़ाई को प्रारंभ किया, युद्ध को। और 4 मई 1999, 4 मई 1999 में 4 मई 1799 में इसकी मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की। तो ये आप याद रखना, युद्ध की सन याद रखना, क्योंकि किसी भी युद्ध की सन इंपॉर्टेंट होती है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम इसकी राजधानी की बात करेंगे। राजधानी हालांकि सबको पता होगी, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वहीं से शुरू होगा, बेसिक से। तो इसकी जो राजधानी है वो तो सभी को पता है, कहाँ है, कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, या हम कह सकते हैं बंगलुरु। तो कर्नाटक की जो राजधानी है कहाँ है, बंगलौर। अब बंगलौर राजधानी है एक उच्च न्यायालय। क्या, उच्च न्यायालय। दूसरी चीज क्या है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय कहाँ है, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो, बंगलौर में ही है। क्या, बंगलौर में ही उच्च न्यायालय है। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें उच्च न्यायालय, जहाँ राजधानी है वहाँ वहीं पर उच्च न्यायालय है। तो कर्नाटक का भी उच्च न्यायालय बंगलौर है और राजधानी भी बंगलौर है। अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विधानमंडल जो है किसी भी राज्य की इम्पोर्टेंट होती है। तो अब विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है या दो सदनात्मक है, ये भी पता होना जरूरी है। तो विधानमंडल, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, टाइम कम है। तो विधानमंडल जो यहाँ का है वो द्विसदनात्मक है। कहाँ का, कर्नाटक का द्विसदनात्मक। अब जैसे मैंने यहाँ पर केरल लिखा है, तो केरल का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। याद रखना, केरल का एक सदनात्मक है, लेकिन कर्नाटक का द्विसदनात्मक है, क्योंकि कर्नाटक एक तटीय राज्य है। और तटीय राज्य कितने हैं, 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें से एक क्या है आपका, कर्नाटक, ठीक है। तो विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अब जब यहाँ पर विधानमंडल है तो विधानसभा की सीटें होंगी, कुछ विधान परिषद की होगी, कुछ लोकसभा की होगी, कुछ राज्यसभा की होगी। तो याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा।
साथ ही लिख देता हूँ कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विधानसभा, क्या, विधान सभा। उसके बाद हम लिखेंगे विधान परिषद, विधान परिषद। सही से देख देख कर लिखना बच्चों और याद कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, क्या, लोकसभा और राज्य सभा की कितनी कितनी सीटें हैं, ये चीज़ तो क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, हमने लिखा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखना, जो विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं सबसे ज़्यादा विधानसभा की होती है, उससे कम विधान परिषद की होती है, उससे कम लोकसभा की होती है, उससे कम राज्यसभा की होती है। तो विधानसभा की यहाँ पर 224 सीटें हैं। 224 सीट जो हैं वो विधानसभा की है। विधान परिषद की 75 यानी कि 75 सीटें हैं, याद रखना। और लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें हैं, याद रखना। और राज्यसभा की यहाँ पर 12 सीटें हैं। ठीक, अब याद कैसे करोगे? देखो, कर्नाटक राज्य पढ़ रहे हैं, स्थापना होगी, राजधानी होगी, उच्च न्यायालय, विधानमंडल द्विसदनात्मक। तो विधानसभा 224 सीट, विधान परिषद 75 सीट, लोकसभा 28 सीट, राज्यसभा 12 सीट। तो ऐसे याद रखेंगे, कोड याद रख लीजिएगा, 224 75 28 12, 224 75 28 12, 224 75 28 12, यानी कि विधानसभा की सबसे ज़्यादा, फिर विधान परिषद, लोकसभा, फिर राज्यसभा। ठीक है, तो ये सीटें हो गई। अब किसी भी राज्य में जब सीटें हो जाएंगी तो वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा भाई साहब, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो यहाँ का कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। ऐसे बसवराज बोम्मई। बसवराज जो बोम्मई है यहाँ के मुख्यमंत्री है, याद रखना, पेपर में आ भी सकता है। और अगर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है तो यहाँ पर राज्यपाल भी होगा। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल। बेटा वीडियो को कतई स्किप ना करें, इम्पोर्टेंट फैक्ट आने वाले हैं। ये तो बेसिक जरूरी चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए करंट अफेयर की। तो राज्यपाल जो यहाँ के हैं उनका नाम है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत यहाँ की कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री हो गए बसवराज बोम्मई। ठीक है, विधानसभा, विधानमंडल सब हो गया। इसके बाद में जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, वो याद रखिए। यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ की? कर्नाटक की। तो आधिकारिक भाषा। तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की आधिकारिक भाषा क्या है? कन्नड़। क्या है? कन्नड़। केरल की मलयालम। ठीक है, तो याद रखिए। और अगर हम कहते कि यहाँ का तट क्या है कर्नाटक के, क्योंकि कर्नाटक एक तटीय राज्य है, मैंने आपको बताया, केरल भी तटीय राज्य है, तो कर्नाटक एक तटीय राज्य है, तो इसका कोई समुद्र तट होगा क्या? समुद्र तट होगा, और उस समुद्र तट का नाम भी होगा। तो कर्नाटक के समुद्र तट का जो नाम है वो यही है, क्या? कन्नड़ तट। इसीलिए मैंने ये दोनों फैक्ट यहाँ पर लिख दिए, कन्नड़ तट। तो समुद्र तट का जो नाम है कन्नड़ तट है, आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। ये तो आपकी ये जो चीज़ें थी, देखना, ये चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब जो मैं कराऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, जीके में भी फैक्ट बन सकता है, किसी में भी बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इसके पर्यटन स्थल की बात करें, एक एक पहले पर्यटन स्थल, फिर इसकी जो पहाड़ी हैं वो, फिर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर वो लोक नृत्य, या फिर हम कह सकते हैं नृत्य महोत्सव, जो भी तथ्य है इसके वो उसके बाद करेंगे। शुरुआत से करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, अब जो सबसे पहला मैं लिखूंगा वो पर्यटन स्थल लिखेंगे। क्या? कर्नाटक के। कहाँ के? कर्नाटक के पर्यटन स्थल। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कर्नाटक
कर्नाटक के पर्यटक स्थल, ठीक, जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं वो, तो सबसे पहले एक झील आपने सुना होगा, एक झील जिसे हम जलप्रपात कहते हैं। झील को क्या कहते हैं? जलप्रपात। तो आपने नाम सुना होगा जोग जलप्रपात। क्या? जोग जलप्रपात। आपने क्या नाम सुना होगा? जोग जलप्रपात। आपने खूब नाम सुना होगा, जोग जल प्रपात। जोग जलप्रपात सुना ना हो तो आपको इसका दूसरा नाम मैं बता देता हूं, महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या? महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी का नाम है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या? महात्मा गांधी जल प्रपात। मैंने प्रपात का, जल प्रपात का मतलब झरना, ठीक है। और अगर एक और नाम है इसका, जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, और इसका नाम है गुरु सप्पा जलप्रपात। क्या? गुरु सप्पा जलप्रपात। याद रखना तीनों नाम, गुरु सप्पा जलप्रपात। ये एक ही जलप्रपात का नाम है, जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात और गुरु सप्पा जलप्रपात, एक ही जलप्रपात का नाम है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सब है कहाँ पर। ये जलप्रपात जो है ये एक ही है, लेकिन है कहाँ पर? तो ये जो तीनों जलप्रपात कहाँ पर है? हम राज्य पढ़ रहे हैं कर्नाटक, तो ये सब कर्नाटक राज्य में ही है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए, बाबूजी याद ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये आ जाए कि किस नदी पर है। अब भाई देखो, जोग जलप्रपात है या झरना है, कोई नदी होगी वहीं पर होगा, तो उस नदी का नाम है शरावती नदी। क्या नाम है? याद रखना, शरावती, शरावती नदी, ठीक। तो शरावती नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, गुरु सप्पा जलप्रपात। कहाँ? कर्नाटक में। याद रखना, एक जब जलप्रपात पढ़ ही रहे हैं तो एक जलप्रपात आप लोग और याद रखना अपने माइंड में, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जल प्रपात। आपको याद होना चाहिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है। तो मैं राज्य पढ़ा रहा हूँ आपको कर्नाटक, तो कर्नाटक में ही होगा। कौन सा? शिव समुद्रम जल प्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात, कर्नाटक। अब माइंड में ये कंफ्यूजन है कि ये किस नदी पर है। जोग जलप्रपात तो शरावती नदी पर था, लेकिन शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नहीं, शायद कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है। कहाँ? कर्नाटक में। अब देखो, शिव समुद्रम जलप्रपात तो आ गया, लेकिन आपको याद हो अगर कि प्रथम जल विद्युत योजना, मैं यहीं पर लिख देता हूँ एक फैक्ट बनाकर। क्या लिख देता हूँ? प्रथम जल विद्युत, याद रखना, प्रथम जल विद्युत योजना या परियोजना। जो प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है उसका नाम क्या है? आपको याद होना चाहिए, प्रथम जल विद्युत योजना। और ये आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था। कब? सन 1902 में। कब? सन 1902 में। तो प्रथम जल विद्युत योजना जो है वो, उसका नाम क्या है? तो प्रथम जल विद्युत योजना है, उसका नाम यही है, शिव समुद्रम जल विद्युत योजना। ये शिव समुद्रम जल, फिर नीचे लिख देना शिव समुद्रम, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, जल विद्युत योजना। कौन सी? शिव समुद्रम जल विद्युत योजना। तो प्रथम जल विद्युत योजना शिव समुद्रम जल विद्युत योजना 1902 ईस्वी में। याद रखना, किस नदी पर? कावेरी नदी पर। नदी वही है, कावेरी नदी। याद रखना बेटा, कौन सी नदी? कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ? कर्नाटक। तो ये भी याद रखना। तो प्रथम जल विद्युत योजना 1902 में, शिव समुद्रम जल विद्युत योजना इसका नाम है, कर्नाटक कावेरी नदी पर है। तो ये, और अगर तीसरा, अगर थोड़े पॉइंट और हैं इसके, मैं अभी इसी पे करा देता हूँ। काहे के?
तो देखो अगला अगर आप करो तो एक गुंबद है जिसका नाम है गोल गुंबद। क्या नाम है, याद है ना बेटा, गोल गुंबद। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। तो गोल गुंबद आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो कहाँ है तो आपको पता ही है, एक शहर है बीजापुर। कहाँ का, कर्नाटक का। कर्नाटक का एक शहर है बीजापुर। कर्नाटक का शहर क्या है, बीजापुर। वहीं पर गोल गुंबद है। वहीं पर क्या है बाबूजी, गोल गुंबद है, याद रखना। और मैं करा देता हूँ आपको कुछ, जिससे कि पेपर में आए तो आप लोग आसानी से कर सकें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी कर पाएंगे। हम्पी का रथ तो आपको खूब ही पता होगा, क्या है का, हम्पी का रथ। अब क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि हम्पी का रथ, अब किसी नोट के जो करेंसी है भारतीय, उसके पीछे भी हम्पी का रथ बना होता है। वो कौन से नोट है, तो 50 रुपए के नोट पीछे हम्पी का रथ बना होता है। तो हम्पी का रथ एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। वो भी कहाँ है, कर्नाटक में जगह है क्या, हम्पी। कर्नाटक में जगह कौन सी है, हम्पी। वहाँ पर लोग जो है अपना पर्यटन स्थल घूमने जाते हैं। तो हम्पी जगह है कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, अगर अभी मैंने बताया था जो मैसूर का जो राजा था वो था टीपू सुल्तान। अगर कोई कह दे कि टीपू सुल्तान का मकबरा, क्या कह दे, टीपू सुल्तान का मकबरा, सुल्तान का मकबरा, टीपू सुल्तान का मकबरा। या अगर टीपू सुल्तान का मकबरा ना कहे तो आपसे ये कह सकता है मैसूर पैलेस। क्या कह सकता है बेटा, याद रखना, मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस। ठीक, या अगर मैसूर पैलेस ना कहे तो आपसे क्या कह सकता है, मैसूर पैलेस अगर ना कहे तो आपसे ये कह सकता है कि महाराजा पैलेस। क्या, महाराजा पैलेस, महाराजा पैलेस। ये सब कहाँ है, टीपू सुल्तान का मकबरा तो याद है ना, कर्नाटक में ही है बेटा। कहाँ, कर्नाटक। हम लोग कर्नाटक राज्य पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसा ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना, उसको याद करना, तभी आपको पल्ले पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, तो ये तो कुछ पर्यटन स्थल की बात थी। अगर मैं पहाड़ियों की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। पहाड़ियाँ, ठीक है, देखो पहाड़ियाँ जो है वो यहाँ की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो देखो एक नाम मैं लिख देता हूँ, कुद्रेमुख शिखर। कुद्रेमुख, क्या नाम लिख देता हूँ, कुद्रेमुख शिखर। कुद्रेमुख शिखर तो कहाँ है, शिखर मतलब पहाड़। तो कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है, तो मैं कर्नाटक पढ़ा रहा हूँ तो कर्नाटक में ही होगी। तो कुद्रेमुख शिखर कहाँ है, कर्नाटक में। अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि कुद्रेमुख खान, क्या कह दूँ, कुद्रेमुख खान कहाँ है, खान, कुद्रेमुखी खान, कुद्रेमुख खान। तो कुद्रेमुखी खान भी कहाँ है, कर्नाटक में। और शिखर अर्थात पहाड़ी भी कहाँ है, कर्नाटक में। हाँ, ये खान है तो कुछ इससे खान से निकाला जाता होगा। तो कुद्रेमुखी जो खान है वो किसके लिए है, तो कुद्रेमुखी खान आप लोग बेटा याद रखना कि लोहे की खान है। काहे की, लोहे की खान। और हाँ, आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो सोना है वो कहाँ से निकाला जाता है, आपको पता है, कर्नाटक से। खान कौन सी, तो आपको पता है कोलार की खान या टी की खान। ठीक, अभी वो भी कराऊंगा, लेकिन ये कुछ याद रख दीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी। तो तीसरे नंबर पर जो आता है बाबा बूदन की पहाड़ी। क्या, मैंने लिखा बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ी। पहाड़ी या शिखर या पर्वत एक ही बात है। तो बाबा बूदन की पहाड़ी भी कहाँ है बेटा, हम लोग राज्य पढ़ रहे हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक में ही होगी। तो तीन चीजें, कुद्रेमुख शिखर कर्नाटक, कुद्रेमुख खान कर्नाटक, बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक। क्लियर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो या तो लोक नृत्य मान लो या उत्सव। तो पहले मैं उत्सव करा देता हूँ, फिर लोक नृत्य कराऊंगा। ठीक, क्या कराऊंगा, उत्सव, उत्सव या महोत्सव या पर्व, महोत्सव। अब सही है, महोत्सव। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, उत्सव। उत्सव आपको याद रखना है, मैं कुछ उत्सव लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला मैं लिखूंगा, पहला मैं लिख देता हूँ हम्पी उत्सव। कौन सा उत्सव, हम्पी उत्सव। तो कहाँ हम्पी उत्सव मनाया जाता है, कर्नाटक मनाया जाता है। मैं कर्नाटक नहीं, सीधा लिख दूंगा हम्पी उत्सव। उत्सव, हम्पी उत्सव। इंपॉर्टेंट उत्सव कराऊंगा खाली, कम्बाला उत्सव। एक उत्सव कौन सा है, कम्बाला उत्सव।
हम्पी उत्सव, कंबाला उत्सव। एक है उगादि उत्सव। क्या है? उगादि उत्सव। उगादि, याद रखना, उगादि उत्सव। उगादि उत्सव जो है ये नववर्ष का उत्सव है। काहे का? नववर्ष का। कहाँ का? कर्नाटक का जो नववर्ष है वो उगादि उत्सव से शुरू होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिए, महामत्स्य का अभिषेक। कौन सा? महामत्स्य का अभिषेक जो उत्सव है, महामत्स्य का अभिषेक जो उत्सव है, ये जैन उत्सव है। जैन धर्म के लोग इस उत्सव को मनाते हैं और 12 वर्ष बाद ये उत्सव मनाया जाता है, जैसे कुंभ का उत्सव। ठीक, तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित उत्सव है महामत्स्य का अभिषेक। मैंने 3 कराए, हम्पी उत्सव, उगादि उत्सव और महामत्स्य का अभिषेक और कंबाला उत्सव। ये इम्पोर्टेंट उत्सव है, याद रखिएगा। अब मैं कुछ लोक नृत्य करा दूंगा। क्या? नृत्य। अगला जो टॉपिक है हमारा नृत्य। नृत्य ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 ही है, याद रखना, नृत्य। ठीक है, जो पहला जो लोक नृत्य है आप लोग याद रखना, पहला यक्षगान। आपने खूब सुना होगा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। दूसरा कारगा। क्या? कारगा लोक नृत्य। एक और आप लोग ले लीजिएगा, तीसरा यक्षगान और कारगा और भूत कोला मतलब भूत जो है कोका कोला पीकर यहाँ पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ठीक, सॉरी वो तो ऐसे ही मजा। भूत कोला लोक नृत्य। ठीक, भूत कोला नृत्य, कारगा नृत्य, यक्षगान नृत्य, 3 हो गए। अगर चौथा अगर करना चाहो आ सकता है पेपर में, खैर उसका नाम है डोलू कुनीथा नृत्य। क्या? इस प्रकार, डोलू कुनीथा नृत्य, डोलू कुनीथा नृत्य। तो यक्षगान, कारगा और भूत कोला और डोलू कुनीथा नृत्य, ये 4 नृत्य आप लोग याद रखना। कहाँ पर? उत्सव में। ठीक है, सॉरी नृत्य में। तो ये कुछ नृत्य थे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ तथ्य करा दूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, एक संयंत्र है कैगा परमाणु संयंत्र, नाम सुना होगा अगर आपने। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर लगाया गया या कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या कह सकते हो कि सर्वाधिक दिनों तक बिजली उत्पादन करने वाला समय, सर्वाधिक दिनों तक। ठीक, सर्वाधिक दिनों तक बिजली उत्पादन करने वाला जो संयंत्र है वो कैगा परमाणु संयंत्र है। इसने 941 दिन, कब? 941 दिन तक कैगा परमाणु संयंत्र द्वारा बिजली प्रतिपादित की गई है। ठीक है, अब मैं कुछ तथ्य करा दूं, जैसे कर्नाटक के हवाई अड्डा। तो अब कुछ हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं। हवाई अड्डा पहला लिख लीजिएगा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हम कर्नाटक राज्य पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में। आप लोग एक बात और यहाँ पर याद रखना कि यहीं पर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक मूर्ति बनी है जिसे हम स्मृति की मूर्ति कहाँ पर लगी है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। ठीक है, स्मृति की मूर्ति लगी है। ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। अगर कोई आपसे ये कहे कि मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बंगलौर नहीं, मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बंगलौर में है।
कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में है, मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखना। अगर मैं तीसरे की बात करूं, एक है न्यू मंगलौर बंदरगाह। जैसे बंदरगाह की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये आ गया कि न्यू मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ना न्यू मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भी आपका बंगलौर में है। कहाँ पर है? बंगलौर में है। याद रखना, बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में। तो न्यू मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलौर कर्नाटक में है, आप लोग याद रखना। और अगर हम एक स्टेडियम भी है, क्या स्टेडियम भी है एक। अगर कोई आपसे ये कह दे कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो याद रखना बाबू, कहाँ है? कर्नाटक में एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि खान जो थी वो, जिसे मैंने कहा था कोयला की खान, काहे की? कोयला की खान। तो जो कोयला की खान थी वो भी कहाँ थी आपकी? तो कोयला की खान भी कर्नाटक में थी। ये मैंने कोयला लिख दिया, कोलार होगा यहाँ पर। क्या होगा? कोलार और हट्टी की खान, काहे की? कोलार और हट्टी की खान, कोलार और हट्टी। याद रखना, कोलार और हट्टी की खान, काहे की? कोलार और हट्टी की खान दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। और काहे के लिए है? सोने की खान है, काहे की? सोने की खान। तो सोने का उत्पादन किस खान से होता है? कोलार की खान और हट्टी की खान, कर्नाटक सोने का। याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो कोलार की खान कर्नाटक, हट्टी की खान ये भी कर्नाटक में है, सोने की खान है। अगर मैं कुछ तथ्य की बात करूं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ तथ्य लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपका कि बन्नरघट्टा जीविका उद्यान, कौन सा? बन्नरघट्टा जीविका उद्यान, कौन सा? बन्नरघट्टा जीविका उद्यान। तो बन्नरघट्टा जीविका उद्यान, यहाँ आपसे आ जाएगी प्रथम तितली उद्यान। बन्नरघट्टा जीविका उद्यान या प्रथम तितली उद्यान। तो ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। बन्नरघट्टा जीविका उद्यान या प्रथम तितली उद्यान कर्नाटक में है। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ गया कि कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किसे मिला? कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग, कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग किसे मिला? तो कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग जो मिला है वो याद रखना, फर्स्ट और सेकेंड। पहला जो मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। पहला किसे मिला है? महाराष्ट्र को। दूसरा कर्नाटक को मिला है। दूसरा किसे मिला है? कर्नाटक को। तो कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र को, दूसरे पर कर्नाटक को मिला है। अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय, क्या आ जाए? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो खोला गया है वो कर्नाटक में खोला गया। कहाँ? कर्नाटक में। एक मैं अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय, क्या? भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय, भारत का प्रथम रेलवे संग्रहालय। तो ये जो रेलवे संग्रहालय ये खोला गया है, ये एक जगह है हुगली तो नदी है, हुबली एक जगह है, हुबली कर्नाटक में। ठीक, तो वहाँ पर खोला गया है प्रथम चंदन रेलवे संग्रहालय, हुबली कर्नाटक। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि मैंने पहले भी कहा था कि कर्नाटक का रत्न, कर्नाटक का रत्न, तो कर्नाटक का जो रत्न है वो मैसूर है। कर्नाटक का रत्न क्या है? मैसूर। कर्नाटक का रत्न मैसूर। और मैसूर पहले
कर्नाटक में है। अगर ये आ जाए कि मैसूर का सुल्तान तो टीपू सुल्तान, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर। कुछ बेसिक जानकारी जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई हैं। ये एसएससी जीडी के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, आप लोगों को याद करना होगा। और ये मैंने कुछ पिछली वीडियो में नृत्य कराए थे, आप लोगों ने ना देखे हो तो देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के लिए नृत्य कराए हैं। जिनका भी पेपर है या फिर वो कुछ दिनों बाद है तो वो इन चीज़ों को ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं, ये चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये कोई नहीं कराएगा जल्दी। तो मैं बेसिक से करा रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कमेंट में, तो मैं और बना दूंगा। धन्यवाद, लव यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।